Namaskar मित्रों, I welcome you all again to Summarized, my YouTube channel where we discuss a lot of things. आज 20वीं सदी का इतिहास बदल देने वाले लोगों में से एक कॉमरेड फिदेल कास्ट्रो की डेथ एनिवर्सरी है। कहते हैं कि मतलब 20वीं सदी का इतिहास अगर लिखा जाए तो जिन कुछ लोगों के बिना नहीं लिखा जा सकता उनमें से कॉमरेड फिदेल एक हैं। तो आज उनको याद करते हैं और कब में याद करते हैं, मैंने मतलब जो पीछे अनुभव है मेरे कि एक लंबा वीडियो जब होता है तो बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, आपको रश करना पड़ता है। तो आज हम मतलब उनके जो जीवन के 3 बड़े हिस्से हैं उनमें से पहला हिस्सा देखते हैं। हाँ, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हों, अगर आपको लग रहा हो कि दिस इज हेल्पिंग यू इन एनी वे, तो डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियोस को लाइक भी करें, साझा भी करें। इस फेक न्यूज़ के दौर में ये वीडियोस का जो लिंक है वो आप अपने ग्रुप्स में भी भेजें। सो बैक टू कॉमरेड फिदेल। 1926 में उनकी पैदाइश से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन वो करूँगा नहीं। मैं करूँगा ये बात वहाँ से जब 16 अक्टूबर 1953 को वो आदमी अदालत के कटघरे में खड़ा है। मुनकाडा बैरक पे जो हमला किया है आज़ादी की कोशिश के लिए, बतिस्ता का जो रूल था, मतलब जिन्होंने एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके जो रूल किया और डिक्टेटरशिप एक बनाई यूएस सपोर्टेड, उसके खिलाफ हमला असफल हो गया है। 160 लोगों में से कुछ ही बचे हैं, बाकी मार दिए गए। मतलब सीधे सैन्य बैरक पे हमला करना वैसे भी कोई आसान बात नहीं होती। 16 अक्टूबर 1953 को अदालत के कटघरे में खड़े हैं फिदेल और कह रहे हैं, इतिहास मुझे दोष मुक्त करेगा। हिस्ट्री विल एब्सॉल्व मी। अभी मैंने कहा था कि दुनिया में मतलब 20वीं सदी का इतिहास ही नहीं, दुनिया का इतिहास जब लिखा जाएगा तो बहुत कम लोग हैं जो इस इतिहास में अनिवार्य जिनकी जगह है। फिदेल की जगह है उस इतिहास में भी। और अगर हम कुछ बातें याद करें, मार्टिन लूथर किंग, आई हैव अ ड्रीम, भगत सिंह, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की आवाज़ करनी पड़ती है, नेहरू, वी हैड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, गांधी, डू और डाई। तो इस तरह के जितने भी मतलब कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो उन्हीं देशों में नहीं जहां वो बोले गए बल्कि पूरी दुनिया में गूंजते हैं, उसमें से ये एक भाषण है जो बहुत सुना जाता है, इतिहास मुझे दोषमुक्त करेगा। लंबी सुनवाई थी, बतिस्ता मिलिट्री रेजिम था। फिदेल कास्ट्रो ने अपने लिए वकील करने से इनकार कर दिया। वैसे भी वो लॉ ग्रेजुएट खुद ही थे, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना के लॉ पास आउट थे, तो मतलब कर भी सकते थे। इतना कोई एग्जेम्पलरी कैरियर नहीं था उसके पहले। इस मामले में फिदेल की नेहरू से बहुत समानताएं हैं कि अगर आप उनका अर्ली कैरियर देखेंगे 25-26 साल की उम्र तक आपको बहुत कुछ नहीं दिखेगा, और उसके बाद जो अचानक से एक जंप स्टार्ट है। और वो कह रहे हैं कि मतलब इतिहास मुझे दोषमुक्त करेगा। और उसके बाद कहा था कि बचाव की मैं औरों की तरह, और जो कुछ लोग बचाव कर रहे थे उनकी तरह अपने लिए रिहाई नहीं मांग रहा हूं, मुझे भी उस जेल में भेज दिया जाए जिसमें मेरे बाकी साथी। 15 साल की सजा मिली थी, पर उस सजा पे आने के पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। रेवोल्यूशनरीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव ट्राइड ऑफन सक्सेसफुली टू कन्वर्ट दिस फेक ट्रायल्स, दिस कंगारू कोर्ट्स इनटू देयर ओन स्टेज। भगत सिंह को याद करिए, उन्होंने वकील नहीं किया, पूरी कांग्रेस उनके पीछे खड़ी थी, कह रही थी, लेकिन उन्होंने वकील नहीं लिया। उन्होंने अदालत को अपनी बात का मंच बना दिया। उन्होंने कटघरे को अपना अखबार बना दिया, कटघरे को अपनी आवाज बना दी। इसके पहले जो कम जाती थी आवाज, अब वो पूरी दुनिया में जा रही। तो क्रांतिकारियों ने दुनिया भर में ये किया है और फिदेल ने भी बहुत सक्सेसफुली ये किया। खैर बाद में ये पूरा उतना लंबा चलना नहीं था। 15 साल की सजा मिली थी, लेकिन ये सजा 15 साल चलनी नहीं थी। 1953 में जो अगले चुनाव हुए उसमें बतिस्ता ने फिर से प्रेसिडेंट की उम्मीदवारी की। उनके डर से और कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। जनता में बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। तो इस गुस्से के मद्देनजर बतिस्ता ने सोचा कि मतलब कैसे कम करें, तो उसने सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को असाइलम एमनेस्टी दे दी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको एक साथ छोड़ दिया। फिदेल 2 ही साल के अंदर जेल से बाहर निकले
और उन्होंने फिर तुरंत सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की। 1955 में लगातार हमले बढ़ रहे थे और उनके जो सपोर्टर थे उनको आर्म्ड गार्ड उनको रखना पड़ रहा था, तो वो मैक्सिको जाएंगे, लेकिन उनके मैक्सिको जाने के पहले फिदेल की मतलब पुरानी ज़िंदगी पर लौटते हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी शुरू हुई थी 1926 से, जब उनका जन्म होता है, और 5 दिसंबर, तारीखें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, मतलब इतिहास में उनकी जगह भी है। फिदेल वॉज लाइक एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ अ वेरी वेल्दी लैंड ओनर, एक बहुत धनवान अरिस्टोक्रेट के, सामंत के, वो एक अवैध संतान थे। उस जमाने में अवैध संतान होना बहुत सामान्य बात था, और मतलब ये कोई विक्टोरियन मोरालिटी का वहाँ पे कोई ऐसा कल्चर नहीं था, ये बहुत सामान्य बात थी। ज़्यादातर जो ये सामंत होते थे वो अपने बाकी बच्चों को भी साथ में रखते थे। ऑफकोर्स जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है और वो सब, उसमें जो लेजिटिमेट है उनको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उन्होंने मतलब इनके जो पिता थे, इन्होंने उनको अपनी जो नौकरानी थी उन्हीं के साथ सर्वेंट क्वार्टर्स में ही रहने दिया, और फिदेल अपने पापा के फॉर्म पे काम करने वाले जो हैतियन ज़्यादातर आप्रवासी मजदूर थे उनके साथ पले बढ़े। ये इतिहास का एक खूबसूरत हादसा है। मैं कंटिजेंसीज की बात कर रहा था। अगर वो अरिस्टोक्रेसी में पढ़े होते, अगर उनके पिता ने और इसी तरह के सामंतों की तरह फिदेल को भी अपने साथ रखा होता, तो शायद आज की जो कहानी है दुनिया की वो ये ना होती। क्या होती वो पता नहीं, पर शायद वो ये ना होती। फिदेल ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि मतलब ग्रोइंग अप इन दैट सिचुएशन, वहाँ पे भूख की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब सामंत जो खाएंगे वो नौकर तो नहीं खाएंगे। ये पहला। दूसरे हिस्से में इनको और इनके बड़े भाई को पढ़ने के लिए भेजा गया ट्यूटर के साथ, वो भी एक परंपरा थी, लेकिन जो ट्यूटर था वो भी कोई बहुत अमीर नहीं था और साथ में रह के पढ़ना होता था। तो बहुत बार होता था कि फिदेल को खाना तक नहीं मिलता था पूरा ढंग का। ये दूसरा अनुभव गरीबी से, ये जो 2-3 साल का अनुभव है, ये फिदेल के जीवन का मतलब मेरे ख्याल से बहुत एक निर्णायक अनुभव है। फिदेल जब और बड़े हुए, उनका बैप्टिज्म हुआ, बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मे के बाद ये पहली जगह है अब जहाँ से फिदेल की ज़िंदगी एक बहुत क्रांतिकारी मोड़ लेने वाली है, और वो क्रांतिकारी जो मोड़ है पढ़ाई लिखाई का, पढ़ने लिखने का, वो ईसाइयत के रास्ते शुरू हो रहा है, बपतिस्मा के रास्ते शुरू हो रहा है। तो फिदेल वाज बैप्टाइज्ड और उसके बाद जेसुइट स्कूल में भेजा गया। जेसुइट स्कूल से अगर आप याद करें कि बिरसा मुंडा की लड़ाई भी वहीं से शुरू हुई थी, जो समझदारी है। तो ये सब इतिहास के एक हादसे ही हैं कि आप जिस चीज़ के खिलाफ एक पूरी फौज खड़ी करने के लिए इतने सारे स्ट्रक्चर खड़े करते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके लोग अपनी आज़ादी के सपने भी देख लेते हैं। ये भी इतिहास में बहुत हुआ है। खैर, जेसुइट स्कूल में गए तो जरूर, लेकिन फिदेल बचपन से बागी थे, लड़ते झगड़ते रहे, तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा व्यवहार नहीं था उनका, तो उनको एक प्राइवेट स्कूल में भेजा गया। पढ़ाई में ठीक थे, बहुत एग्जाम्पलरी भी नहीं थे, नीचे भी नहीं थे, पढ़ते रहे, और करते करते सफ़र यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना तक आया, जहाँ पे इन्होंने लॉ में एडमिशन लिया। 1950 के आसपास की बातें। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना उस टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी कि बतिस्ता की वजह से और जो बहुत सारे जो ड्रग लॉर्ड्स थे, जो क्राइम लॉर्ड्स थे, तो वो एक बहुत गैंग कल्चर था यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना में, और उस गैंग कल्चर की वजह से एक काउंटर गैंग कल्चर था। अभी तक देखिए कि फिदेल की ज़िंदगी में अभी तक मार्क्सवाद आया नहीं है, और बहुत आगे तक अभी आने वाला भी नहीं, अभी उसको बहुत साल लगने। 1956 मतलब फिदेल ने जो पहला विद्रोह है वो मार्क्सवादी होते हुए नहीं किया है, वो एंटी इंपीरियलिस्ट। अच्छा, पूरे कैरिबियन की जो खास बात है और पूरे लैटिन अमेरिका की, कि कैरिबियंस और लैटिन अमेरिका में जो अमेरिका की बनाना रिपब्लिक्स बनाने की परंपरा थी, जो सरकारें अपनी मर्जी से अपने हित के लिए बनाने गिराने की परंपरा थी, उसकी वजह से हमेशा लैटिन अमेरिका और कैरिबियंस में एक विद्रोही नेतृत्व खड़ा रहा था। सिमोन बोलीवार को पढ़ना चाहिए अभी आपको, और इसीलिए ये तमाम सारे जो विद्रोह हैं, जो विद्रोही नेता हैं, वो क्यूबा के हों, वो वेनेजुला के हों, वो बोलीविया के हों, वो कहीं के हों, वो ज़्यादातर अपने आप को बोलीवारियन कहते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ सिमोन एक बहुत महत्वपूर्ण वहाँ का सिंबल है, कभी पढ़िएगा, कभी संभव हुआ तो मैं भी मतलब सिमोन के बारे में बात करता हूँ। तो फिदेल का जो राजनीतिक जीवन है वो इन क्राइम सिंडिकेट्स जो हैं, जो गैंग्स हैं, उनके विरोध के साथ साथ
बतिस्ता के विरोध के साथ साथ यूनिवर्सिटी में बेहतर माहौल के लिए भी शुरू हुआ। क्राइम मतलब कि ये खत्म हो, यूनिवर्सिटी से क्राइम हटे और उसके साथ वो प्रतिरोध का हिस्सा बनने लगे, भाषण वगैरह देने लगे। एक भाषण में उनका चेहरा बने और उसके बाद तो फिर खैर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं था। ये पहली जगह है मतलब जब उनको जो ये क्राइम सिंडिकेट थे उन्होंने चैलेंज किया, और चूंकि दोनों बात बोल रहे थे, बतिस्ता की आंखों में चुभ रहे थे, तो उस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी थी वहाँ की पार्टी, उसका मतलब मोटा मोटा अगर आप बोलें कि ऑर्थोडॉक्स पार्टी, जो लोकतंत्र की बात कहती थी, कोई बहुत रेडिकल पार्टी नहीं थी मतलब, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और बेहतर स्थितियाँ ज़िंदगी में, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में उनको बहुत फ़ायदा होने वाला था इसका। उसके सदस्य बने, उसके सदस्य रहते अब यहाँ से जो एंटी इंपीरियलिज्म है वो पूरा शुरू हो रहा है। उस समय बहुत सारे छात्रों ने मिलकर, और भी सारे जो लिबरल्स थे उन लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि डोमिनिकन रिपब्लिक जो बगल का एक छोटा सा स्टेट था, बहुत छोटा सा नेशन स्टेट है, लेकिन वो भी पूरी तरह से अमेरिका का पिछलग्गू था, वहाँ पे विद्रोह की योजना बनाई और फिदेल उसमें शामिल हुए। इन लोगों ने तख्ता पलट की योजना बनाई एंड दे ऑल वेंट एंड अटैक्ड। द अटैक फेल्ड, ऑफ कोर्स फेल होना ही था, ज़्यादातर पकड़ लिए गए। फिदेल इसलिए बच गए कि वो अपनी बोट से कूद के भागे और रात भर तैरते हुए किनारे पे आए। माफ़ी नहीं मांगी कभी, मतलब समुद्र से भागने के इतिहास तो और भी लोगों के हैं, लेकिन माफ़ी मांगने का इतिहास केवल एक का है। खैर, यहाँ पे ही उनका रुका नहीं। इसके बाद बोगोटा में, कोलंबिया के बोगोटा में एक पैन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस पैन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस के विरोध में, ये जो पैन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस थी वो बेसिकली अमेरिका की पिछलग्गू कॉन्फ्रेंस थी, अमेरिका प्रायोजित कॉन्फ्रेंस थी। उसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने, मतलब पूरे लैटिन अमेरिका और कैरिबियंस के लोग एक साथ आए और उन्होंने उसके खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई। वो कॉन्फ्रेंस होनी तो थी, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लेफ्ट लीडर का असैसिनेशन करवा दिया, कोलंबियन सरकार ने किया हो या यूएस ने किया हो, और उसके बाद राइट्स भड़क गए और जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए दोनों तरफ। फिदेल पकड़े गए, बंदूक के साथ पकड़े गए, लेकिन चूंकि किलिंग्स में उनका कोई रोल नहीं मिला तो उनको वापस भेज दिया गया। यहाँ आए, फिर से लग गए बतिस्ता के विरोध में। बतिस्ता को उन्होंने लगातार उसका जो इलेक्शन है वो चैलेंज किया, तमाम कोर्ट्स में चैलेंज करते रहे। पहला चैलेंज, दूसरा चैलेंज, तीसरा चैलेंज। जी, कोर्ट्स थी। बहुत बार डेमोक्रेसीज, मतलब बहुत बार सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं कि वो बाहर से आपको लोकतांत्रिक लगते हैं, उसमें कोर्ट्स भी होती हैं, उसमें असेंबलीज भी होती हैं, उसमें पार्लियामेंट्स भी होती हैं, बट जो रियलिटी होती है वो हम जानते हैं। तो 3 बार जब कोर्ट में असफल हो गया, तब इनको लगा कि किसी और तरीके से करना पड़ेगा, और तब फिदेल ने अपने जीवन के पहले क्रांतिकारी एक्शन की योजना बनाई। मोनकाडो जो बैरक्स थी आर्मी की, उन पे अटैक, 160 लोगों का गुट जुटाया, बहुत ठीक ठाक, और हमला किया। 50 के आसपास तो तुरंत मारे गए, सीधे सैन्य बैरक पे हमला किया। देखिए, जनता को टारगेट नहीं करना था। 50 के आसपास तुरंत मारे गए, ज़्यादातर पकड़ लिए गए, कुछ भाग निकले, फिदेल पकड़े जाने वालों में से थे। और जो मैंने कहा था, हिस्ट्री विल एब्सॉल्व मी, इतिहास मुझे माफ़ करेगा, इतिहास मुझे निरपराध घोषित करेगा। एब्सॉल्व इज नॉट माफ, या एक्जॉनरेट करेगा, एब्सॉल्व करेगा। उसी में मतलब मुकदमे के पहले जब उनसे पूछा गया कि मतलब मुख्य कॉन्स्पिरेटर कौन है, हु इज द मेन कॉन्स्पिरेटर, फिदेल ही थे। लेकिन फिदेल ने कहा कि जोई मार्ती। आप में से अगर आप लोग ना जानते हो तो एक बार सोच सकते हैं कि फिदेल ने किसी और को क्यों बताया, तो जोई मार्ती कौन थे? तो जोई मार्ती साहब थे जो मतलब वो लैटिन अमेरिका के बहुत महत्वपूर्ण नामों में से एक, बहुत ही महत्वपूर्ण नामों में से एक कवि, लेखक और क्रांतिकारी, जो स्पेन के खिलाफ, स्पेनी जो इंप्रेस ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये जो पहला दौर है, मतलब कि अभी हिस्ट्री विल एब्सॉल्व मी, और मुख्य षड्यंत्रकारी कौन है, तो मेन कॉन्स्पिरेटर इज जोई मार्ती। फिदेल का जो संघर्ष है वो शुरू हो चुका था। 15 साल की जेल मिली, 2 साल में निकल आए। उसके बाद हमले बढ़े, खतरा बढ़ा। अब फिदेल को मैक्सिको जाना था,
और इसके बाद की जो कहानी है मैं वो आपको कल सुनाता हूँ, फिर बाद में सारी इकट्ठी भी कर दूंगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, मतलब ऐसा ही सेड बिफोर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साझा करें। तो फिदेल के पहले हिस्से की कहानी ये, पहला असफल विद्रोह और अब दूसरे की तैयारी। फिर मिलते हैं, सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।